नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत उत्तराखंड के सभी सांसदों ने शिरकत की। इस बैठक के दौरान आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। साथ ही बैठक में G20 के ऋषिकेश में होने वाले 2 कार्यक्रमों के संबंध में भी विमर्श किया गया और उत्तराखंड में अगले साल नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, उस विषय को लेकर कार्यकर्ताओं के सुधारों उस विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनि के लिए। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका नगर निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें बीजेपी ने उत्तराखंड के 51% वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अभी से ही अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने में जुटी हुई है। देखिए, अभी हमारा संगठन ढांचा तैयार हो रहा है और हम शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर ही चुनाव जीतती है। जहां तक बूथ प्रबंधन का विषय, तो बूथ प्रबंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। शक्ति केंद्र की इकाई हमारी आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हम बूथ की इकाई को भी और समृद्ध और सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से हम भविष्य के अंदर अपने सांसदों के, विधायकों के, हमारे जो पदाधिकारी प्रदेश के, इन सब के हम एक कार्यक्रम दौरे लगाने वाले और एक पदाधिकारी 3 बूथ। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की तरह ही कंफ्यूज हैं। मनवीर भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी राजनीति से संन्यास की शिगुफा छोड़ते हैं, तो कभी उत्तराखंड की बजाय दिल्ली में बैठने की बात कर रहे हैं। उन्होंने हरीश रावत के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में इनाम घोषित करने की नौटंकी बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी तत्कालीन उपाध्यक्ष कांग्रेस से निलंबित कर सजा दे दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश समेत कांग्रेस ने भी हरीश रावत हाशिए पर चल रहे हैं और अपनी गलतियों को बीजेपी के मत्थे मढ़कर दोबारा संघर्ष की राह पर हैं। तो बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा है। महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र भी किया है। अगर उनको खंडन करना होता तो अवसर तब तो किया नहीं। आज इस प्रकार की बातें करके वो अपने आप को ही अपने ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव से पहले बोलते ना, हिम्मत रखते कि मैंने नहीं बोला है। चुनाव के बाद हर कोई व्यक्ति बोल रहा है हार के कारणों को ध्यान में रखते हुए। वहीं यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को जीरो टॉलरेंस का बताती है, वहीं सरकार अवैध कामों में खुद मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैगी पॉइंट पर जो दुकान और खोखे बनाए गए हैं, उन्हें अवैध बताते हुए 3 दिन पहले एमसीडी और जिला प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा था और दुकानों को तोड़ने लगा। वहीं उन्होंने कहा कि वापस से डीडीए की तरफ से अब उनको नोटिस दिया जा रहा है, वह अवैध है और उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, मौजूदा सरकार जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस का बताती है, वो किस तरह से अवैध कामों में खुद संलिप्त है। इसी पे आज हमारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। हमने एक कंपैरिजन किया है। मैगी पॉइंट के नाम से जो मसूरी रोड पे बसे हुए फड़ और खोखे हैं, उनको अवैध बताते हुए 3 दिन पहले पूरे दल बल के साथ एमडीडी और जिला प्रशासन, एडीएम, एसडीएम पहुंचे, उनको तोड़ने लगे। तो हमने वहां पहुंच के उनसे पूछा, भाई किस आदेश से तोड़ रहे हो? तो बोले ऊपर के आदेश है। जब हमने आदेश मांगे तो उनके हाथ में आदेश नाम की कोई चीज ही नहीं थी। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में विजय दिवस मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वीर नारियों को सम्मानित करने का इस पूरे कार्यक्रम में लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ निदेशालय सैनिक कल्याण की तरफ से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। सोलह तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायक गण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज हैं और वॉर विडोज हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में IRDT सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल, गामा प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में यह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। जगह जगह गोष्ठियां की जा रही हैं ताकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक किया जा सके। अभी स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई भी जांच अगर होती है और अगर जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उससे आगे की जांच की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इन 8 महीनों में हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। आप देख रहे होंगे कि अब 800 से ज्यादा एएनएम की भर्ती हो रही है, वो वर्षवार हो रही है। दवा जलाने के मामले को गंभीर मानते हैं। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में नर्स से चले जाए तो लगभग 2800 नर्सों की भर्ती भी की जा रही है।
वहीं देहरादून पुलिस लाइन में डीआईजी गढ़वाल ने क्राइम मीटिंग ली, जिसमें एसएसपी, एसपीसीटी, एएसपी क्राइम और डीएसपी देहात मौजूद रहे। गढ़वाल डीआईजी ने देहरादून में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने को लेकर सीओ और थाना अध्यक्षों को खास निर्देश दिए। साथ ही थाना और चौकी इंचार्जों को फोन न उठाने पर संबंधित इंचार्ज और थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की बात कही। बहुत सारे अपीलें जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो भी अपराधी है उनमें इनाम, यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे तो उसमें इनाम रखने की कार्रवाई, यदि इनाम कम है तो इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए, ताकि उस अपराधी को पकड़ने के लिए लोग जो है मोटिवेट हो सके। इसी तरह से जो गैंगस्टर एक्ट है, स्मैक या ड्रग के प्रकरणों में पकड़े जाते हैं, जिन्होंने अपनी अवैध संपत्तियां अर्जित की है, उन लोगों की चिन्हीकरण की कार्रवाई तो आरटीआई बहुत अच्छे ढंग से डील करने के आप बहुत सारे अपीलें इतनी ज्यादा आती है कि आप लोगों के द्वारा सूचनाएं बरामद दी जाती है। वहीं देहरादून में आरटीओ दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक आधे घंटे की क्लास लेनी होगी। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें आवेदक को रोड सेफ्टी की जानकारी दी जाएगी। इस पर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि वाहन चालकों को रोड सेफ्टी की जानकारी न होने से दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिस वजह से इस नियम को लागू किया जाएगा। वहीं इस बार में एक बार में कुल 30 आवेदकों को रोड सेफ्टी के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो बताते चलें कि परिवहन विभाग की तरफ से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें अब लर्निंग लाइसेंस अगर आप उसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक आधे घंटे की क्लास लेनी होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आवेदकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराना है। नहीं, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसके अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस बनवाने आए उसको पहले हम अपने यहां पर आधा घंटे वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दें। हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। ये एक पहल है जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी लर्निंग लाइसेंस बनाने आ रहे हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हमने एक काउंसलिंग रूम भी बना रखा है। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी की ओर से अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने अपनी समस्याएं लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 100 से ज्यादा शिकायतें आईं। ज्यादातर शिकायतें पानी, बिजली और सड़क के साथ साथ गंदगी को लेकर थी। तो जिलाधिकारी की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने लोगों की बातें सुनी और मुख्य तौर पर सड़क, बिजली को लेकर लोगों ने शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी है। जनता दरबार कार्यक्रम लगाकर ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें तमाम क्षेत्रों से लोग आए और अपनी अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के सामने रखी, जिसके निस्तारण के लिए तुरंत आदेश दिए गए हैं। आज 107 के करीबन कंप्लेंट्स आई हैं और हर तरह की कंप्लेन है। कहीं बिजली के तार की हो गई, कहीं गंदगी की हो गई, कहीं रोड की हो गई, और मेजरली जो आती हैं वो जमीन के जो विवाद होते हैं उनके ऊपर आती है। पड़ोसी ने कब्जा कर लिया या उन्होंने कोई जमीन खरीदी जिसमें रास्ता था, रास्ता नहीं दिया गया। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स होती हैं जो यहाँ आते हैं, लोग उसको लेके आते हैं। हम कंसर्न एसडीएम और तहसीलदार। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि अल्मोड़ा से है, जहां अपराध और साइबर क्राइम समेत नशे पर अंकुश लगाने के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर अल्मोड़ा पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान लंबित प्रकरणों
सड़क सुरक्षा का नया सत्याग्रह अभियान की समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की। इस दौरान साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही गोरासक्ति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि लोगों को पुलिस की सहायता मिल सकेगी। जी, ये आज जो हमारा मुद्दा है वही क्राइम का ही मुद्दा है और विशेषकर जो हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस है, जो कि काफी पुराने इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको शीघ्रता निपटाने के लिए और जैसा कि अभी जो फ्रॉड के मामले हैं उनको और त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जो है फ्रॉड में हमारा बंदे का जो भी लोग हैं यहाँ के, उनके पैसे फंसे भी रहते हैं और वे यानी कहाँ से उधार लेके पैसे आते हैं, कुछ सामान बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके उन पैसों को लगाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गदरपुर के NH 74 मार्ग से है। विधायक अरविंद पांडे ने जबरन NH 74 मार्ग को खुलवाया था। उसी रात NH 74 से जाते समय सड़क हादसे का शिकार हुए एक युवक की मौत हो गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक की मौत का इल्जाम क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के ऊपर लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश मंत्री ने अरविंद पांडे पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, ये जो दुर्घटना हुआ है दुखद है। NH का जो ये बाईपास वाला रोड खोला गया है, इसके अभी टाइम थे। दूसरी बात, शासन प्रशासन सब इनके हाथ में, अरविंद पांडे जी के सरकारी है, तो इनको क्या जल्दी आन पड़ी है कि इस रास्ते को उसी दिन खोलना है। दूसरी बात, जो सस्ता इस रास्ते को देख रहे हैं NH के अधिकारी लोग, शक्तिमान विधायक हैं, दबंग विधायक है, अपने को दबंग कहलाने में उनको खुशी होती है। वो विपक्ष की ना सुने, जनता की तो सुने। ये जो मुझे ये बताइए, माननीय अरविंद पांडे जी ने किस अधिकार के तहत जाके इन्होंने वो हाईवे को खोल दिया, लोगों की सेवा में जारी किया? क्या ये बाईपास क्या कंप्लीट हो गया? उनको लोकार्पण करने का अधिकार किसने दिया? और खासतौर पर कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग, उनका काम यही होता है कि कई ऐसा मौका मिलना चाहिए जिसपे कि हमें कोई नेतागिरी करने का मौका मिले। तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई बयानबाजी नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो बच्चा खत्म हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दें। और जिस परिवार का बच्चा खत्म हुआ है, उसके माँ बाप मेरे बहुत निकट के लोग हैं, 35 साल पुराने परिचित हैं, मेरे पारिवारिक लोग हैं वो। वहीं जोशीमठ के रविग्राम खेल मैदान में 9वीं स्वतंत्रता आईबैक्स ब्रिगेड ने अपने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के लिए एक दिवसीय रैली का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में ब्रिगेड कमांडर अमन आनंद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना सदैव अपने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के साथ खड़ी है और पूरा प्रयास रहेगा कि इन लोगों की किसी भी प्रकार की परेशानी इनको ना हो। ब्रिगेडियर अमन आनंद, कमांडर आईबैक्स ब्रिगेड ने इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों और ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों को वीर नारियों से मुलाकात कर उनको सम्मानित किया। चमोली जिले के अर्जुन पदक विजेता और उत्तराखंड एथलेटिक्स खेल के कोच सुरेंद्र कनवासी को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में कैंटीन कार्ड और ECH कार्ड भी वितरित किए गए। तो वहीं लैंसडाउन से आई टीम ने पूर्व सैनिकों और आश्रितों के सैन्य दस्तावेजों में हुई त्रुटियों को सही किया। आयोजित इस रैली में 350 से अधिक पूर्व सैनिक और उनकी वीरांगनाओं ने प्रतिभाग लिया। सबसे बड़ी है, एक अभूतपूर्व रैली हुई है। कमांडर साहब ने, लैंड माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर साहब, स्टेशन कमांडर साहब ने प्रत्येक वीर गौरव सेनानी के पास गए, प्रत्येक वीर नारियों के पास गए, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं को नोट किया। उसके बाद जो है पूरे स्टाफ का मोबाइल नंबर दिया, उनसे संपर्क करने के लिए अनुरोध किया
खुद स्वयं का अपना मोबाइल नंबर दिया। अगर कोई समस्या सॉल्व हो पाती है तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करें। कि मैं भर्ती होकर गया था और सर्विस रिक्रूटिंग के दौरान में मेरा सिलेक्शन जो है भारतीय फाइनल टीम के लिए हो गया था। मैं 1983 से और 92 तक जो है 7 बार गोल्ड मेडल लिया हूँ। एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स बीजिंग चाइना में ब्रॉन्ज मेडल लिया। एशियन और इटली स्विट्जरलैंड वगैरह में सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल लिया। वहीं दून अस्पताल में जल्द ही पैलिएटिव केयर यूनिट बनने जा रही है, जिसका सीधा फायदा कैंसर से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। कैंसर के गंभीर मरीज जो अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, अब उनको दर्द से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओर से दून अस्पताल में पैलिएटिव केयर यूनिट की स्थापना की जा रही है। पैलिएटिव केयर यूनिट कैंसर विशेषज्ञों के साथ ही एनेस्थेटिक्स और मनोचिकित्सक न सिर्फ कैंसर मरीजों को बल्कि असहनीय दर्द से राहत देंगे, बल्कि मरीजों को देखभाल करने में उनकी मरीजों की आसानी होगी। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि मरीजों को बीमारी के अंतिम और चौथे चरण में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दून अस्पताल में पैलिएटिव केयर यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसमें 20 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। बताते चले, दून अस्पताल पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां यह सुविधा कैंसर मरीजों को मिल पाएगी। देखिए, पैलिएशन केयर जो होती है आमतौर पे कैंसर के मरीजों के लिए रखी गई है और ये केयर जो है वो उनको दर्द से मुक्ति और किसी प्रकार के जो शारीरिक उनके विकार आ गए हैं उसकी मुक्ति के लिए रखी गई है। ये एक नया तरह का एक स्टेप है जो दून अस्पताल ले रहा है और जल्दी ही हम लोग पैलिएटिव केयर यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।